तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEML लिमिटेड के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, कुछ स्पेशल रेशियोज, वैल्यूएशन और कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंपनी का पूरा नाम भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग इक्विपमेंट कंपनी है और इनका बिजनेस मॉडल B2B है, यानी इनका कस्टमर दूसरी कंपनीज होती है। मेनली ये माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और रेल एंड मेट्रोस के लिए इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। आपने यहाँ इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि इनका बिजनेस दूसरी कंपनीज या बड़े प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट बनाना है, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में सुनने में नहीं आता है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने में BEML लिमिटेड का नंबर पूरे एशिया में दूसरा है और ये इंडिया का 70% मार्केट कंट्रोल करता है। इस कंपनी का प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये एक PCU है। कंपनी के पास आज की तारीख में 9,700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कंपनी का लगभग सारा ही रेवेन्यू इंडिया से आता है, सिर्फ आधा % के आसपास का रेवेन्यू दूसरी कंट्री से आता है। यहाँ मेनली इनके 6 सेगमेंट है, उसमें से पहला है अर्थ मूव इक्विपमेंट का, जहाँ से 27% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इनका दूसरा सेगमेंट है रेल एंड मेट्रो प्रोडक्ट्स का, जहाँ से 42% का रेवेन्यू आता है। तीसरा सेगमेंट है डिफेंस प्रोडक्ट्स का, जहाँ से 4% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इनका चौथा प्रोडक्ट है स्पेयर पार्ट्स का, जहाँ से 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इनका पांचवा सेगमेंट है इक्विपमेंट सर्विसिंग का, जहाँ से 5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और इनका लास्ट सेगमेंट है अदर्स का, जहाँ से 0.7% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले सेगमेंट अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के बारे में, जहाँ से लगभग 27% का रेवेन्यू आता है। इस सेगमेंट में ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से रिलेटेड हैवी इक्विपमेंट्स बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में ये ड्रैगलाइन एक्सकवेटर, बुलडोजर, ग्रेडर और व्हील ट्रैक्टर स्क्रैपर्स बनाते हैं। माइनिंग अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में ये बेशो है एक्सकवेटर, लोडर, बुलडोजर, शवल, मोटर ग्रेडर, मोटर स्क्रैपर, हैवी हॉल ट्रक्स, ड्रैगलाइन, ट्रेंचर जैसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही हैवी मशीनरीज है और ये बहुत ही कॉस्टली भी होती है। इस सेगमेंट के लगभग सारे ही प्रोडक्ट कोलार गोल्डफील्ड KGF के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाते हैं। इस सेगमेंट में हाल में ही इनको 460 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो बात करते हैं इसके दूसरे सेगमेंट रेल एंड मेट्रो प्रोडक्ट्स के बारे में, जहां से इनका 42% का रेवेन्यू आता है। ये सेगमेंट इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। BEML रेल एंड मेट्रो के लिए जो भी कोचेस और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसका प्लांट बेंगलुरु में है। इनका मेट्रो का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली मेट्रो के साथ था। आज की तारीख में इन्होंने 1100 से ज़्यादा मेट्रो कार सप्लाई की है पूरे इंडिया में। सब अर्बन रेलवेज़ के लिए इन्होंने 400 से भी ज़्यादा कोचेस बनाए हैं। मेन लाइन रेलवे के लिए इन्होंने लगभग 17,500 से भी ज़्यादा कोचेस बनाए हैं, जिसमें सेकंड क्लास स्लीपर कोचेस, डे कोचेस, लगेज वैन्स वगैरह। इन्होंने रेलवेज़ के लिए दूसरे व्हीकल्स भी बनाए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस व्हीकल, फ्रेट, ट्रेजरी वैन्स वगैरह वगैरह। इनका तीसरा सेगमेंट है डिफेंस प्रोडक्ट का, जहाँ से 5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इन्होंने इंडियन डिफेंस के लिए कई सारे व्हीकल्स बनाए हैं, जैसे कि रिकवरी व्हीकल, टेट्रा व्हीकल्स, पृथ्वी मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, क्रैश फायर व्हीकल्स और वैगन व्हीकल्स। यहाँ ये एरोस्पेस के लिए भी कुछ व्हीकल्स बनाते हैं। यहाँ इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं। केरला में जो प्लांट है वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका चौथा सेगमेंट है स्पेयर पार्ट का, जहाँ से 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है। यहाँ ये जो भी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उसके लिए हैं ये स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसके लिए ये पार्ट्स बनाते हैं। इनका पांचवा सेगमेंट है इक्विपमेंट सर्विसिंग का, जहाँ से 5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। बेसिकली यहाँ पर ये इन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको सर्विसिंग का काम करते हैं। यहाँ इनके लिए इन्होंने सर्विसिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। इनका छठा सेगमेंट है अदर्स का, जहाँ से 0.7% के आसपास का रेवेन्यू आता है। देखिए यहाँ पे ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी प्राइस बहुत ही हाई होती है। जैसे कि अगर बात करें तो सिर्फ एक एक्सकवेटर की कीमत 15 से 60 लाख के बीच होती है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इनसे कहीं ज़्यादा महंगे हैं। तो इसीलिए ये पहले प्रोडक्ट बना नहीं सकते हैं। इनके पास जितना ऑर्डर बुक होगा उतना ही ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस केस में एक मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और वो है ऑर्डर बुक एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। यहाँ ये 262% है। ये हमें दिखाता है कि कंपनी के पास रेवेन्यू से लगभग 2.5 गुना ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनके पास ऑर्डर बुक ही नहीं है तो ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 54% स्टेक है, पब्लिक के पास 24% स्टेक है, डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास 19% के आसपास का स्टेक है, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास लगभग 2% के आसपास की होल्डिंग्स है। यहाँ पे कोई भी प्रमोटर्स का शेयर प्लेज नहीं है। देखिए यहाँ प्रमोटर है गवर्नमेंट, यानी ये एक पीसीयू कंपनी है। मुझे पर्सनली ज़्यादातर पीसीयू कंपनी पसंद नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या रेवेन्यू कैसे है। तो 2018 में इनके रेवेन्यू 3,200 करोड़, 2019 में 3,400 करोड़ और 2020 में ये 3,000 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू रहे। अगर यहाँ पे बात करें तो पिछले 3 साल का CAGR 6% के आसपास और पिछले 5 साल का CAGR 1.5% के आसपास है। ये ग्रोथ कम है लेकिन बहुत कम है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। तो 2018 में इनका प्रॉफिट 130 करोड़, 2019 में 60 करोड़ और 2020 में 70 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो पिछले 3 साल का CAGR ग्रोथ -6% और पिछले 5 साल का CAGR ग्रोथ 58% के आसपास रहा है, जो कि बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे बात करें मार्जिन के बारे में तो 2018 में इनके मार्जिन 4%, 2019 में 1.8% और 2020 में 2.2% के आसपास इसके मार्जिन्स रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो पिछले 3 साल का एवरेज 2.7% के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। देखिए इस इंडस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बात करें इनके प्रॉफिट की तो उसमें भी पिछले 3 साल में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा साइन नहीं है। अगर यहाँ बात करें तो पिछले 5 सालों की तो प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 60% के आसपास है, जो कि आपको ज़्यादा लग रही होगी लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि 2015 में इनका प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ का था और वहाँ से जंप आया था और बाद में ये फिर से कम होता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ हम बात करें तो इनका प्रॉफिट ओवर द पीरियड साइक्लिकल रहा है, जो कि एक डेंजर पार्ट है। आपको एज ए इन्वेस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या इनका प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो कई बार स्टॉक प्रॉफिट के हिसाब से मूव करता है। अगर बहुत बड़ा जंप या अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट में फॉल आता है तो इसका असर स्टॉक पे ज़रूर ही होता है। तो एज ए इन्वेस्टर इसको जज करना बड़ा मुश्किल है। बात करें इनके मार्जिन्स की तो इनका मार्जिन 2.5% के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। ये मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी दिखा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट अपना काम बखूबी करने में सक्षम नहीं है। देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63 करोड़ है और इनकी अदर इनकम 79 करोड़ है। तो ये बिल्कुल ही अच्छा साइन नहीं है। यहाँ कंपनी के मेन यानी कोर बिजनेस से पैसा बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है। इनका प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा अदर इनकम से आता है। तो अदर इनकम अच्छी होती है पर यहाँ अदर इनकम कोर बिजनेस से भी ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल ही एक अच्छा साइन नहीं है। कंपनी के पास टोटल 4,800 करोड़ के आसपास के एसेट्स है और ये लगभग ओवर द ईयर सेम ही रहे हैं। कंपनी की बोरोइंग 200 करोड़ के आसपास है और कंपनी की अदर नॉन करंट लायबिलिटीज 960 करोड़ के आसपास है। ये उतनी ज़्यादा नहीं थी पर लास्ट ईयर ये 3 गुना बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल ही एक अच्छा पॉइंट नहीं है। और अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 340 करोड़ का टोटल डेब्ट है। कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कंपनी की अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ इस साल 3 गुना बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल ही एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ हम बात करें तो इनके फाइनेंशियल्स के बारे में तो ये अच्छे है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा और साथ में ही इनकी बैलेंस शीट भी हेल्दी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ रेशियोज़ के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला है डेब्टर डेज। तो इस कंपनी का डेब्टर डेज 188 दिन है और ये लगभग 6 महीने के आसपास होता है। तो और ये बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा साइन नहीं है।
अगर बात करें कंपनी के करंट रेशियो के बारे में तो ये 2.89% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये हमें दिखाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। अगर बात करें कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो ये 1.6 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है और ये बहुत ही बुरी बात है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है और ये बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में तो ये 1.5 के आसपास है। ये बहुत ही ख़राब है और ये दिखाता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से पे नहीं कर पा रही है। अगर बात करें सी एफ ओपन पेट के बारे में तो ये 2 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के एफिशिएंसी रेशियोज़ के बारे में। तो यहाँ हम आर ओ ई, आर ओ सी और आर ओ ए के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर ओ ए के बारे में। तो इस कंपनी का आर ओ ई 4 के आसपास है, जो कि बहुत ही ख़राब है। इस कंपनी का आर ओ सी 6 के आसपास है, ये भी बहुत कम है। और कंपनी का आर ओ ई 1.8 के आसपास है और ये भी बहुत कम है। ये तीनों ही रेशियोज़ पिछले 3 साल का एवरेज है। तो ये तीनों रेशियोज़ हमें दिखाता है कि कंपनी की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी नहीं है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा साइन नहीं है। कंपनी की एफिशिएंसी बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो क्या ये कंपनी अभी सस्ती है या महंगी? तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री कैश फ्लोज के बारे में। तो फ्री कैश फ्लोज का में क्या दिखाता है कि अगर ये कंपनी हमारी होती तो साल के एंड में हमारे पॉकेट में कितने पैसे जा रहे हैं। तो 2018 में ये 66 करोड़, 2019 में ये 200 करोड़ के आसपास, 2020 में ये 53 करोड़ के आसपास इसके फ्री कैश फ्लोज रहे हैं। अगर इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये लगातार कम होते आ रहा है। इस कंपनी का पी 60 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी का पी भी 2 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का ई बाई EBITDA रेशियो 31 के आसपास है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो के बारे में। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि आप 1 रुपये के कैश फ्लो के लिए कितना गुना चुका रहे हो। तो इस कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो 40 के आसपास है, जो कि ज़्यादा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, एफिशिएंसी, ग्रोथ और वैल्यूएशन को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है, यानी कंपनी अभी महंगी है, जो कि एक नेगेटिव बात है। कंपनी की प्राइस लॉकडाउन के बाद डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले 5 साल में और 10 साल में कंपनी की शेयर प्राइस में गिरावट आई है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा साइन नहीं है। और जब कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ग्रोथ दिखाती है तो यह कंपनी की क्वालिटी पे सवाल खड़े करती है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के पास 9,700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा है कंपनी एक पीसीयू है। माना कि ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं हुआ, पर इसीलिए इनको मेट्रो, रेलवे और डिफेंस से ऑर्डर मिलते रहते हैं। तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि इनके पास कर्जा कम है। तो अब बात करते हैं इनके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सबसे पहला है कि पिछले 3 साल में इसने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। दूसरा है इनकी एफिशिएंसी बहुत ही ख़राब है। तीसरा है कि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही कम है, ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। चौथा जो नेगेटिव पॉइंट्स है कि इनकी अदर इनकम बहुत ही ज़्यादा है। अदर इनकम हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो ये अच्छा नहीं होता है। पांचवा जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये पिछले साल 3 गुना बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल ही एक अच्छा साइन नहीं है। छठा जो नेगेटिव पॉइंट है कि इनका मार्जिन्स बहुत ही कम है। सातवां जो है कि अभी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में। तो मेरा तो सीधा ओपिनियन है कि मैं तो इस कंपनी में अपने पैसे नहीं डालूंगा, और इसके रीजंस मैंने नेगेटिव पॉइंट्स में बताए हैं। मुझे पर्सनली कंपनी पसंद नहीं है और ना ही मुझे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि कंपनी के कोई प्लान्स है रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फ्यूचर में। तो मैं तो इस कंपनी में पैसे नहीं डालूंगा और ना ही आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें पैसे डालें। तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब